कहना ना होगा। गांधी अपने पूरे आंदोलन के लिए जहां से प्रेरणा लेते हैं वो भक्ति। अगर बौद्धिक फैशन के तहत गांधी पर आरोप लगाना है तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर जांच परख कर करना है तो दूसरा। लेकिन महात्मा होने का जो आरोप चस्पा करके अरुंधति गांधी को डिमीन करने की कोशिश करती हैं, वह शायद उन दलित जनता की भावनाओं का अपमान कर रही हैं जो गांधी के आंदोलन के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा। तो भी महसूस करता हूं एक चंपारण वासी होने के नाते कि गांधी ने कैसे चंपारण के अंदर, जहां के लोग अंग्रेजों से इतने अधिक भयभीत रहते थे, वहां पर कैसे चंपारण वासियों को निडर बना दिया, उनकी कल्पना शक्ति को पर लगा दिए। तो गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलनों को व्यापक बनाकर उसमें दलितों की, स्त्रियों की, विद्यार्थियों की, किसानों की, आदिवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करके उनके अरमानों को पंख दिया, उनकी कल्पना को उड़ान दिया। परिणाम आज सामने है कि उत्तर भारत की पूरी राजनीति पिछले 25-30 वर्षों से दलित और पिछड़ों के हाथों में रही। अगर इस परिवर्तन को आप गांधी की राजनीति से काट कर देखना चाहेंगे तो शायद आप इसको समझ लें। नमस्कार। देशज आज से अपनी नई श्रृंखला शुरू कर रहा है, गांधीनामा। गांधीनामा के इस पहले आयोजन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार। प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है। उच्च शिक्षा के बाद इन्होंने हिंद स्वराज को भारत भारती के साथ पढ़ने की कोशिश की थी। इन्होंने गांधी, टैगोर और प्रेमचंद पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में शोध किया है। प्रोफेसर प्रमोद कुमार की कई किताबें प्रकाशित हैं, भारतेंदु युग पर, टैगोर के राजनीतिक उपन्यासों पर, गांधी के आंदोलन और प्रेमचंद के साहित्य पर। आज का व्याख्यान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि गांधी के साथ जो कुछ सवाल उनके सामने पेश किए जाते हैं, वह सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से होते हैं। आज के व्याख्यान का विषय है गांधी अंबेडकर, वाद विवाद, संवाद और सहकार। पिछले कुछ सालों से गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे के प्रतिलोम के तौर पर, विपर्यय के तौर पर देखने की ज्यादा कोशिश हुई है। न सिर्फ उन लोगों के द्वारा जिनको इसके जरिए राजनीतिक सत्ता में दखल लेना है, बल्कि अकादमिक जगत में सक्रिय लोगों की तरफ से भी। कुछ कथित सार्वजनिक बुद्धिजीवियों ने भी गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे के बरक्स रखकर देखने की कोशिश की है। उनको इन दोनों में, दोनों की कार्य पद्धति, दोनों के मकसद में सिर्फ द्वैत दिखता है, विलोम दिखता है। जबकि बहुत सारे लोग इस तरह से भी गांधी अंबेडकर को देखने की कोशिश करते हैं कि उनमें लक्ष्य को लेकर एक बड़ी समता है। गांधी ने संघर्ष के लिए जिस रास्ते की इजाद की, अहिंसा के रास्ते की, सत्याग्रह के रास्ते की, अगर यह कहा जाए कि
डॉक्टर अंबेडकर आजीवन संघर्ष के उसी गांधी मार्ग के एक पथिक रहे, वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने खास मेहमान प्रोफेसर प्रमोद कुमार का, और हम लोग उनसे समझने की कोशिश करेंगे गांधी अंबेडकर वाद विवाद संवाद और सहकार की। प्रोफेसर कुमार। धन्यवाद राजीव जी। देशज की इस श्रृंखला में आप लोगों ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इस विषय पर क्यों बात करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं इसके बाबत ही कुछ जो इस समय के सवाल हैं जिसने मुझे उद्वेलित किया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करता हूं। इस दौर में पिछले कुछ दिनों से ब्लैक लाइव मैटर्स के बैनर तले पूरी दुनिया भर में एक आंदोलन सा चल रहा है, और इस के पृष्ठभूमि में नस्ली विवाद है जो लंबे समय से चला आता रहा है। समय समय पर वह बहुत मजबूती के साथ उभर कर आता है, और भारत में इस विवाद को अंबेडकर और गांधी के साथ जोड़कर देखने की मानसिकता लगभग पिछले सदी से रही है। साथ ही एक और अहम जो मसला था कि भारत में जन आंदोलनों की एक बड़ी पैरोकार अरुंधति रॉय, जो सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं, भारत में सार्वजनिक बुद्धिजीवी की उनकी छवि भी है, और वैश्विक स्तर पर उनकी आवाज को गंभीरता के साथ सुना भी जाता है। भारत में भी वे छोटे छोटे आंदोलनों की बड़ी पैरोकार रही हैं, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन के साथ जो भारत में जन आंदोलन का प्रतीक है, वैसे आंदोलनों के साथ भी वो खड़ी होती रही। उन्होंने 2014 में पुस्तक लिखी डॉक्टर और संत के नाम से, जो बाबा साहब और गांधी के विचारों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर उसमें उन्होंने बाबा साहब को हीरो बनाने की कोशिश की। अरुंधति राय ने अपने पुस्तक की भूमिका में इस बात को स्पष्ट किया कि मैं आज यह पुस्तक क्यों लिखना चाहती हूं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर तो ये कहा कि जो अंबेडकर की पुस्तिका थी, जो लेख के रूप में छपी, पुस्तिका के रूप में छपी, जिसको 8 आने में उस समय उन्होंने वितरित करवाया था, वह जाति उन्मूलन, जाति तोड़ो, जाति उन्मूलन के मसले को लेकर लिखी हुई शायद अब तक की भारत में सबसे चर्चित पुस्तिका है। उसकी एक भूमिका, टीका सहित एक नया संस्करण तैयार करने के लिए उन्होंने इस जो बौद्धिक मशक्कत की, उस बौद्धिक मशक्कत को इस पुस्तक के रूप में उन्होंने छापा, जो हिंदी में 2019 में एक था डॉक्टर एक था संत नाम से अनुदित होकर आया।
इस किताब में के संदर्भ में वे लिखती हैं कि गांधी अंबेडकर का यह विवाद जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी प्रासंगिक है, बल्कि उससे ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए इस मुद्दे को आज फिर से उठाने की जरूरत है। जरूरत है इसलिए कि अगर कोई इनकलाबी आंदोलन भारत में खड़ा करना है तो उस इनकलाबी आंदोलन के लिए बाबा साहब की यह पुस्तक एक प्रेरणादायी रचना के रूप में सामने आएगी। इस चीज को सामने रखने के लिए आज फिर से बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। जाति संबंधी उनके विचारों को फिर से नई पीढ़ी के सामने रखने की जरूरत है। यानी मुख्य मकसद है कि इनकलाबी आंदोलन के लिए जो पृष्ठभूमि बनती है उस पृष्ठभूमि के लिए इस बहस को आज फिर से खड़ा करना जरूरी है। वे मानती हैं कि भारत में जो जाति है वह संस्थागत सामाजिक अन्याय की जड़ में है। इसलिए जाति को तोड़े बगैर, जाति पर बहस किए बगैर कोई इनकलाबी सूरत भारत में नहीं बन सकती है। वह बने इसकी तैयारी की पृष्ठभूमि के रूप में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब जब वे इस पुस्तक को लिखती हैं तो वो साफ तौर पर कहती हैं कि अंबेडकर गांधी को इस बहस में केवल बौद्धिक चुनौती नहीं देते बल्कि नैतिक चुनौती भी देते हैं। यानी वे इस बात को रेखांकित करना चाहती हैं कि गांधी अंबेडकर के इस विवाद में गांधी नैतिक रूप से कमजोर पड़ रहे थे अंबेडकर के सामने। अरुंधति की इस पुस्तक में कितने कंट्राडिक्शंस हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जरा हम लोग उस पृष्ठभूमि को भी देखें जिस पृष्ठभूमि में यह पुस्तक लिखी गई और गांधी अंबेडकर का कैसे आमना सामना हुआ। जरा उस पृष्ठभूमि को देखना इस पुस्तक पर बात करने से पहले ज्यादा जरूरी लगता है। बाबा आप हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का गांधी के साथ पहला विवाद शुरू होता है पृथक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर। इतिहास की पुस्तकों में यह पूना पैक्ट या अरवदा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि क्या रही है, आखिर मसला क्या रहा और क्यों बाबा साहब और अंबेडकर, बाबा साहब और गांधी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने किस रूप में खड़े होते हैं, क्यों कर खड़े होते हैं, जरा हम लोग इसकी पहले चर्चा कर लें। पूना पैक्ट ऐतिहासिक पैक्ट है। यह अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी के द्वारा किए गए अनशन का समापन इस पैक्ट के द्वारा हुआ था। जरा इतिहास के पन्नों को हम लोग सावधानी और उस समय के परिदृश्य में देखने की कोशिश करें। भारत में वह समय गुलामी का समय है। अंग्रेजों ने
भारत में जो दो चीजें की, एक कि भारतीय समाज को अंदर से तोड़ने की कोशिश की, इसलिए जो पहले से विभेदकारी तत्व मौजूद थे उसको उन्होंने उभारा, और दूसरा एक ऐसा तबका खड़ा किया जो तबका अंग्रेजों के विचार को भारत में ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर सके। जब भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय की ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि इस आंदोलन को दो तरह से कुचला जाए, एक जो सरकारी दमन है, जो सत्ता की ताकत है उसके द्वारा, और दूसरा इस समाज के अंदर की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को उभार कर समाज को आपस में बांटा जाए। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हर धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया, हर सामाजिक तबके के प्रतिनिधियों को बुलाया। बाबा साहब वहां गए और जिस तरीके से मुसलमानों को, सिखों को पृथक निर्वाचन देने की बात की गई थी, वैसे ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अंग्रेजी सरकार ने एक तोहफा दिया और बाबा साहब ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। गांधी के लिए यह असह्य था कि वे अपने ही समाज को अपने ही लोगों के द्वारा तोड़े जाते हुए देखने के साक्षी बने रहें और मूक रहें। ये संभव नहीं था। हम लोग जरा गांधी के आंदोलन को और गांधी के राजनीति को देखने की कोशिश करें तो गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश करते ही जो पहली बड़ी कोशिश की थी वह कोशिश थी हिंदू मुस्लिम एकता की और कांग्रेस संगठन के चरित्र को पढ़े लिखे तबकों से निकालकर आम लोगों की संस्था बनाने। इसलिए यह अकारण नहीं है कि किसानों के आंदोलन से गांधी भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और 2 से 3 साल के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरते हैं। यह गांधी की अपनी राजनीतिक कला थी, उनका कौशल था, और यह राजनीति इससे पहले के राजनीति का जो ढर्रा था उस राजनीति से बिल्कुल भिन्न था। यहां का मानस उस राजनीति के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गांधी ने बहुत बखूबी जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के 2 सबसे बड़े धार्मिक समूह हिंदू और मुसलमान को बंगभंग आंदोलन के बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया था, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो चुके थे, वहां पे उन्होंने इन दोनों को मिलाने का एक बड़ा सफल राजनीतिक आंदोलन किया, खिलाफत और असहयोग के रूप। अब अरुंधति की ये शिकायत है कि गांधी खिलाफत के द्वारा धार्मिक मुद्दे पर राजनीति करते हैं और उसमें वे कट्टरपंथी मुसलमानों को साथ लेते हैं और उदारवादी मुसलमान उस आंदोलन से अपने को अलग कर लेते हैं। यहां अरुंधति इस पूरे संदर्भ को भूल जाती हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से बंगभंग आंदोलन के दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से शुरू करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पर असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन को मिलाया इसमें, और कांग्रेस के पूरे सांगठनिक ढांचे को आमूलचूल ढंग से बदल दिया 1920 के नागपुर कांग्रेस से। अब यहां से वे भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, उस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया। और हम सभी इस तथ्य से भी वाकिफ हैं कि 1924 का जो पहला बड़ा अनशन है गांधी का 21 दिनों का, वह हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर है। और उस दौरान वे किस तरह से अली बंधुओं के घर पर रहकर इस चीज को अंजाम देते हैं, किस तरह से उन लोगों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं, राजनीतिक रिश्ते को व्यक्तिगत रिश्ते में बदलते हैं, राजनीतिक रिश्ते को केवल पावर शेयरिंग का रिश्ता नहीं बल्कि संवेदनात्मक आदान प्रदान का भी रिश्ता बनाते हैं, संवेदनात्मक तंतुओं को जोड़ते हैं। इस चीज को अरुंधति अपने पूरे विश्लेषण में अनदेखा कर देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब गांधी ये चीज को बार बार महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से मुस्लिमों को मुस्लिम लीग की राजनीति के मार्फत अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं, अगर उसी तरह से अन्य सामाजिक समूहों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से परे करते जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वे किसी भी सूरत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते थे। इसलिए पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड के तहत जितनी सीटें दी जा रही थीं दलित तबके के लिए, उससे कहीं ज्यादा सीटें देकर गांधी ने उस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक व्यक्तिगत कोशिश, राजनीतिक कोशिश और भावनात्मक अपील भी की। गांधी उस वक्त यरवदा जेल में बंद थे और वहां से उनको इस पूरे घटनाक्रम का संचालन करना था। गांधी बखूबी इस चीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को वह केवल राजनीतिक चौहदी में नहीं रखते। गांधी साफ तौर पर मानते हैं कि दलितों का मुद्दा हिंदू धर्म के भीतर का मामला है, इसलिए यह धार्मिक सामाजिक सुधार का मामला है। इस सामाजिक धार्मिक सुधार के मामले को राजनीति के नजरिए से संबोधित केवल नहीं किया जा सकता। और अगर भारतीय समाज को लंबे समय तक बने रहना है, हिंदू धर्म को एक धर्म के रूप में अपनी सत्ता को जीवंत बनाए रखना है, तो छुआछूत को खत्म होना होगा, अस्पृश्यता का निवारण करना होगा और जाति प्रथा में जो ऊंच नीच का भेदभाव है और एक काम के लिए ज्यादा रकम और दूसरे काम के लिए कम रकम का जो विधान बना हुआ है, इसको खत्म करना होगा। यहां मैं एक और बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। गांधी की राजनीति को और उनके आंदोलनों को अगर हम नजदीक से देखते हैं तो गांधी जहां भावनात्मक मुद्दों से शुरू करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे सामाजिक मुद्दों पर आधारित राजनीति से वे
आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित राजनीति की ओर कांग्रेस को धीरे धीरे ले जाते हैं। आप देखेंगे कि नमक सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के केंद्र में है, वह आर्थिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा आंदोलन था। तो जिस समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन आर्थिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा था, उस समय साम्राज्यवादी ताकत सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को उठाकर उस आंदोलन को कमजोर करना चाह रही थी। तब गांधी के लिए यह एक कई दिशाओं में एक साथ लड़ा जाने वाला आंदोलन था। गांधी ने पहले इस सामाजिक एकजुटता को महत्व दिया और पहले दलितों के मुद्दे को बाबा साहब के द्वारा मजबूती से उठाए जा रहे पृथक निर्वाचन के मुद्दे को उन्होंने संबोधित किया। देखिए, पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर गांधी किस तरह का साहस कर रहे थे, इस बात की ओर कम लोगों का ध्यान जाता है। इस संदर्भ में 2-3 बातों की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा। एक, गांधी के इस 20 सितंबर से शुरू हुए अनशन की समाप्ति के समय जो टैगोर इतना भावुक होकर अपना गीत गाते हैं, गांधी को जूस पिलाकर इस अनशन की समाप्ति करते हैं, जब वही टैगोर बंगाल वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद वहां के जनमत को देखते हैं कि अधिकांश कांग्रेस के लोग इस पैक्ट का विरोध कर रहे हैं, जो कहना न होगा कि अपने बहुलांश में सवर्ण है। सवर्ण हिंदुओं के द्वारा जिस तरह से पूना पैक्ट का विरोध किया जाने लगा, टैगोर वहां जाकर बंगाल पहुंचकर अपनी बात बदल देते हैं, उनका स्वर बदल जाता है। अब अपने समय के इतने बड़े स्वर का अचानक परिवर्तित हो जाना, आप उस समय के दबाव को समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि पूना पैक्ट के बाद गांधी पर किस तरह से सवर्णों के हमले शुरू हुए, हिंदू महासभाई लोगों के द्वारा गांधी पर किस तरह से पुणे में बम फेंके गए, और 1-2 बार नहीं, गांधी की हत्या से पहले उन पर इस तरह के 8 बार जानलेवा हमले। तो एक तरफ जिन सवर्णों को लेकर बाबा साहब इतना आक्रोशित रहते हैं कि मानते हैं कि गांधी ने उनको बचाने के लिए यह पैक्ट किया, दूसरी ओर उनकी ओर से गांधी पर किस तरह के हमले हो रहे हैं, और टैगोर जैसी शख्सियत भी उन हमलों को स्वीकार नहीं कर पाती, उनके सामने घुटने टेक देती है। तब आप महसूस कर सकते हैं कि वह दबाव कितना बड़ा होगा और गांधी को किस तरह से चौतरफा दबाव का सामना करना पड़ रहा होगा उस वक्त। दूसरी बात, गांधी जिस वजह से ये पैक्ट करते हैं, वे कहते हैं कि बाबा साहब, जिन्हें वे डॉक्टर अंबेडकर कहना ज्यादा पसंद करते हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर पूरे दलितों के प्रतिनिधि नहीं है। वे कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ जितने दलित हैं, उससे ज्यादा दलित नेता भी हमारे साथ हैं, और दलित जनता तो हमारे साथ है ही है। वह कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे कि बाबा साहब किस रणनीति के तहत पूना पैक्ट के द्वारा न केवल पृथक निर्वाचन के मुद्दे को सुलझाते हैं, बल्कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा, अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा नहीं तो कम से कम गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा अस्पृश्यता निवारण कैसे बनता है। आप देखें, 20 तारीख से हो रहे अनशन की समाप्ति औपचारिक रूप से 26 सितंबर को हो जाती है, लेकिन समझौते की घोषणा होती है 25 सितंबर को बंबई के उस सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता उस समय के सबसे सवर्ण राजनीति के कहें या उदार राजनीति के सबसे बड़े चेहरे पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, और उस पर पहला हस्ताक्षर भी पंडित मदन मोहन मालवीय का ही था। वहां पे उस सभा में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने, जो भी जेल से बाहर थे, सबने इस बात को स्वीकार किया कि अस्पृश्यता का निवारण हमको एक समयबद्ध सीमा में कर लेना है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं करती। अस्पृश्यता निवारण उसके लिए पहला एजेंडा नहीं बनता। फिर गांधी क्या करते हैं? फिर गांधी एक दूसरा बड़ा अनशन करते हैं 21 दिनों का, जिसकी चर्चा न अकादमिक जगत में होती है न राजनीतिक हलकों में होती है। लेकिन इस 21 दिन के अनशन का क्या मकसद था? इस 21 दिन के अनशन का मुख्य मुद्दा हरिजन उद्धार ही था, अस्पृश्यता निवारण ही था। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर मई 1933 में फिर 21 दिनों का, 8 मई से 29 मई तक 21 दिनों का बड़ा अनशन किया। और इस अनशन के समय भी उन्होंने टैगोर को पत्र लिखा। पहले अनशन में जो टैगोर मानते थे कि आपकी जान की कीमत बहुत बड़ी है, वे दूसरे अनशन के समय ईश्वर के भरोसे सब कुछ को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि अभी कांग्रेस के लोग, भारत का उच्च वर्णीय हिंदू धर्म के मानने वाले लोग गांधी के इस राजनीतिक एजेंडे के लिए, इस सामाजिक धार्मिक सुधार के मुद्दे के लिए तैयार नहीं है, और हवा के विपरीत खड़ा होने का साहस टैगोर में नहीं था। गांधी ने फिर वो अनशन किया, लेकिन गांधी ने देखा कि इस बार उस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच नहीं हुई। तब गांधी क्या करते? इसके बाद ऐसा नहीं है कि गांधी इस मुद्दे को केवल यहीं तक छोड़ देते हैं। गांधी इसके बाद 11 महीनों का, 8 नवंबर 1933 से 11 महीनों का हरिजन यात्रा निकालने का संकल्प करते हैं। वह यात्रा बीच में किसी कारण क्या, बिहार में भूकंप आने के बाद वह यात्रा स्थगित हुई। लेकिन उस यात्रा के दौरान क्या हुआ, वह भी एक ऐसा इतिहास का अध्याय है जिसकी चर्चा हम लोग बहुत कम करते हैं। सेवाग्राम आश्रम से, जो आश्रम अभी बना नहीं था, बनने की प्रक्रिया में था, वर्धा के पास
वहां से उन्होंने वह यात्रा निकाली थी और हरिजन पत्रिका का दफ्तर वे पुणे से शिफ्ट कर गए मद्रास। एक पूरी टीम लेकर वे इस यात्रा को निकालते हैं और इस यात्रा के दौरान किस तरह से बनारस के पुरातन पंथियों के द्वारा स्वामी हरिलाल दास के नेतृत्व में इसका विरोध होता है, कैसे जहां जहां वे अपनी सभा करते हैं वहां जाकर ये लोग उनकी गाड़ी के सामने लेट जाते हैं, उन्हें काला झंडा दिखाते हैं और कई बार हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इस विद्रोह के बीच गांधी अपनी यात्रा को एक क्षण के लिए भी स्थगित नहीं करते। क्या रेस्पॉन्स होता है इस यात्रा का। एक एक सभा में 1.25 लाख लोग समुद्र के किनारे आते हैं। एक सभा में तो एक सज्जन ने अपनी 135 एकड़ जमीन दान कर दी इस मुद्दे पर काम करने के लिए। और पूरे दक्षिण भारत में 10,000 से कम की तो कोई सभा नहीं हुई गांधी की। इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में गांधी के आह्वान का उत्तर देने के लिए आए। क्या यह केवल अगर एक राजनीतिक मुद्दा होता, गांधी केवल इसको एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करके पूना पैक्ट के द्वारा इस मुद्दे को समाप्त कर दिए होते, तो क्या फिर आगे 21 दिनों का अनशन, फिर हरिजन यात्रा और इसके बाद ये तो सार्वजनिक जीवन में उनके द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयास थे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने कैसे लक्ष्मी नाम की एक हरिजन बालिका को गोद लिया, कैसे अपने रसोई घर में उन्होंने हरिजन का प्रवेश कराया, कैसे वैसे नाई से हजामत बनाने से मना कर दिया जो अछूतों का हजामत बनाने से परहेज करता था। व्यक्ति ये इन सारी चीजों को अपने व्यक्तिगत जीवन में लाने के साथ साथ कैसे सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मुद्दा बनाकर, सामाजिक धार्मिक सुधार का मुद्दा बनाकर गांधी आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर इसकी पूरी अनदेखी कर देंगे तो शायद उस गांधी के साथ बड़ा अन्याय करेंगे जिसने बड़ी शिद्दत से इस मुद्दे को अपने दिल से लगाया। अब देखिए इसके बाद इस पृष्ठभूमि में इतनी चीजें जब होती हैं तब बाबा साहब की यह किताब आती है। कैसे लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के बुलावे पर यह भाषण बाबा साहब ने तैयार किया था। लेकिन भाषण की कॉपी जब उन्हें मिली उस मंडल के सदस्यों को, तो उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने बाबा साहब से एक आग्रह किया। आग्रह क्या किया? उन्होंने उस भाषण में ये लिखा था कि एक हिंदू के रूप में यह मेरा अंतिम भाषण है। और इसके बाद मैं हिंदू धर्म को त्याग दूंगा। जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों का यह मानना था कि चूंकि यह एक धार्मिक सुधार के लिए कोशिश कर रही संस्था है, हिंदू धर्म के भीतर जो अस्पृश्यता का मुद्दा है, छुआछूत का मुद्दा है, ऊंच नीच का मुद्दा है, जन्मना जाति का मुद्दा है, उस मुद्दे को हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर ही
संशोधित, परिमार्जित, सुधारना है। और चूंकि बाबा साहब यह कह रहे हैं कि हमारा हिंदू के रूप में यह अंतिम भाषण है, इसलिए उन्हें इस वाक्य को संशोधित कर देना चाहिए और इस वाक्य को वे फिर किसी दूसरे अवसर पर, किसी दूसरे मंच से इसकी घोषणा वे कर सकते हैं, इस वाक्य को दोहरा सकते हैं। यही आग्रह वहां के मंत्री श्री संत राम ने बाबा साहब को पत्र लिखकर किया था। बाबा साहब ने इससे मनाही कर दी और उन्होंने कहा कि मैं यह संशोधन नहीं करूंगा। और उसके बाद की चीजें इतिहास है। उसके बाद उन्होंने उसे एक पुस्तिका के रूप में छापा और उसका इतना भव्य स्वागत हुआ कि 2 महीने के अंदर ही 1500 प्रतियों का जो अंग्रेजी संस्करण था वह समाप्त हो गया। गुजराती और तमिल में तत्काल अनुवाद हुआ। मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी दूसरे संस्करण के छपते छपते अनुवाद होने लगा। अब देखें कि हिंदू जनता के बीच इतना भव्य स्वागत जिस पुस्तिका का हुआ, उस पुस्तिका की रचना प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उसे लिखा गया है, किसको संबोधित है वह पुस्तिका। बाबा साहब लिखते हैं कि यह पुस्तिका अंग्रेजी पढ़ने वाले हिंदुओं को संबोधित है। अंग्रेजी पढ़ने वाले हिंदुओं को ध्यान रखा जाएगा, यानी जो उदारवादी राजनीति के चेहरे हैं, उन उदारवादी राजनीति के चेहरों को यह संबोधित है पुस्तक। दूसरा मकसद क्या है? गांधी की आप्त पुरुष की छवि को तोड़ना। गांधी की आप्त पुरुष की छवि यह इसलिए बन गई है कि हिंदू जनता का इस तरह का मन हो गया है कि जो गांधी कहते हैं उसको अंतिम सत्य मानकर बात को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। बाबा साहब को इस बात से बहुत क्षोभ था। हर तार्किक मन को इस बात से क्षोभ होगा कि किसी की बात को बिना जांचे परखे आप्त वाक्य मानकर स्वीकार कर लेने का मानस अगर बनता है तो वह किसी समाज के लिए शायद घातक है। अब यहां ठहर कर जरा सा सोचने की बात है कि ऐसी छवि किसी की बनती क्यों कर है? क्या वह एक दिन में बन जाती है, या जिस तरह से मार्क्सवादी इतिहासकार गांधी की व्याख्या करते हैं कि गांधी के बारे में मिथ इतना फैल गया कि लोग उनमें महात्मा की छवि देखने लगे। आखिर ऐसा मिथ बना कैसे? थोड़ा पहले चलते हैं इस प्रक्रिया को समझने के लिए। प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ और फिर मैं गांधी टैगोर के विवाद की ओर आपका रुख ले चलना चाहूंगा। गांधी टैगोर विवाद के समय भी विवाद की बड़ी शुरुआत बल्कि कहें तो असहयोग आंदोलन के दौरान होती है। टैगोर असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं और गांधी को कहते हैं कि आप जो 2 काम कर रहे हैं, एक चरखा चलाने की बात कहते हैं, तो चरखा चलाते चलाते मन और दिमाग भी चरखे की तरह चलने लगता है और वह एक निश्चित ढर्रे पर काम करने लगता है। तो इससे वैज्ञानिक चेतना का विकास आम लोगों के बीच रुक जाता है। और
अगर किसी नेता का कहा मानकर लोग किसी काम को करने लगते हैं बड़े पैमाने पर, तो वह समाज वैज्ञानिक चेतना से रहित हो जाता है। अब यहां गांधी टैगोर के इस आक्षेप का जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि चरखा चलाना स्वावलंबी बनने का एक सूत्र है। और चरखा पर फिर बड़ा लंबा विवाद है कि चरखा कैसे एक औपनिवेशिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया का मुकम्मल विरोध करने का एक प्रतीक है। उसी तरह से अगर गांधी अहिंसक सत्याग्रह के लिए लोगों को तैयार करते हैं, तो क्रांति की पश्चिमी परिभाषा में अभ्यस्त मस्तिष्क इस बात को नहीं समझ पाता कि बिना खून खराबे के, बिना हिंसा के कोई बड़ी क्रांति संभव ही कैसे है। कोई बड़ा आंदोलन संभव ही नहीं है। कोई बुनियादी बदलाव, कोई बुनियादी इनकलाब बिना हिंसक क्रांति के नहीं संभव है। इस बात को मानने का अभ्यस्त दिमाग इस चीज को नहीं समझ पाता कि आम आदमी हिंसक प्रतिरोध नहीं कर सकता। हिंसक प्रतिरोध एक ट्रेंड ग्रुप कर सकता है, एक समूह कर सकता है। और गांधी के लिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एक समूह के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला आंदोलन नहीं था, आम लोगों की भागीदारी से लड़ा जाने वाला आंदोलन था। इसीलिए नागपुर कांग्रेस में उन्होंने कांग्रेस को चवनिया मेंबरशिप की संस्था बना दिया। एक पूरी तैयारी गांधी आम जन की भागीदारी वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को गढ़ने और तैयार करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो आम आदमी के मन में छवि गांधी की अगर आप्त पुरुष की बनती है, तो इस लंबी प्रक्रिया में बनती है जिसमें वे आम आदमी के भावनाओं को उनके दिन प्रतिदिन के मुद्दों के साथ जोड़कर न केवल राजनीतिक आंदोलन खड़ा करते हैं, बल्कि सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए भी उन्हें तैयार करते हैं। उनके रूढ़िवादी मान्यताओं को भावनात्मक ढंग से परिवर्तित करने की एक कोशिश करते हैं। क्रांति की पश्चिमी परिभाषा में जिसका अभ्यस्त हमारा आज का भी पढ़ा लिखा दिमाग है, वह इस पूरी प्रक्रिया को इस रूप में समझ नहीं पाता। आमूलचूल बदलाव लोगों के संस्कारों में, लोगों के मन मस्तिष्क में परिवर्तन के बगैर संभव नहीं है। और जाति का मामला सामाजिक धार्मिक मामला है। केवल राजनीतिक आंदोलनों के द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। गांधी की इस मान्यता को उस समय का बौद्धिक वर्ग स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बाबा साहब और गांधी के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा यही है कि जाति के मसले को हम राजनीतिक रूप से हल करें या जाति के मसले को एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से हल करें। गांधी मानते हैं कि यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से संबोधित होने वाला मुद्दा है। केवल राजनीति के द्वारा इसका समाधान नहीं हो सकता। राजनीति के द्वारा जिस मुद्दे का समाधान होना था, पृथक निर्वाचन के मुद्दे का, उसका समाधान पूना पैक्ट के द्वारा कर लिया गया। और इसी अर्थ में राजनीति अल्पकालीन धर्म बन गई। लेकिन
धर्म को दीर्घकालीन राजनीति बनना था, तो इसके लिए गांधी को एक अनशन के बाद दूसरा अनशन, दूसरे अनशन के बाद फिर एक लंबी यात्रा, और एक लंबी यात्रा के बाद भी लगातार इस मुद्दे पर काम करते रहने की जरूरत उन्हें महसूस होती रही। आइए फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस अपने लेख में जो तीसरा मुद्दा बाबा साहब बताते हैं कि गांधी की जो आप्त पुरुष की छवि बन गई है, उससे भारत को बड़ा घाटा है। गांधी में दोष व्याप्त है, इस बात को भारतीय समाज को स्वीकार करना चाहिए, और अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे भारतीयों की खुशहाली और प्रगति में बाधा उत्पन्न होगा, वह बाधित हो रहा है। इसलिए इस मुद्दे को इस रूप में समझना जरूरी है। अब देखिए, फिर वह पूरी पुस्तिका लगभग 26-27 अनुच्छेदों में लिखी गई है। मैं उसके लगभग हर मुद्दे पर बात शायद एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उसकी ओर मैं थोड़ा ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। बाबा साहब की पहली आपत्ति ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जाति के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक जलसे के साथ जो सामाजिक जलसा होता था, वह सामाजिक सम्मेलन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कांग्रेस के लोग उसे नहीं चाहते थे, और यह बात तथ्यों से परिपुष्ट है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की एक जो कांग्रेस के अंदर की जो एक लड़ाई रही है, वो उसमें रूढ़िवादी, परंपरावादी लोग सामाजिक सुधारों के कभी भी विरोधी रहे, हमेशा से विरोधी रहे, कभी उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। और गांधी परंपरावादी, समाजवादी, प्रगतिवादी, अराजकतावादी, ऐसे सभी तत्वों को मिलाकर कांग्रेस के भीतर चल रहे थे। तो जाहिर है कि उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के इस ढांचे के अंदर, इस तरह के स्वरूप के अंदर रहते हुए जाति के मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता है, और यह लगता था तो वाजिब लगता था और तथ्यों के द्वारा परिपुष्ट था। लेकिन यहां पर जो एक बात वे कहते हैं, जो लगभग उस अनुच्छेद का निचोड़ सा है, कि मन और आत्मा की मुक्ति जनता के राजनीतिक विस्तार के लिए पहली आवश्यकता है। देखिए, अब कमोबेश यह शब्दावली गांधी की शब्दावली से मिलती जुलती है। मन और आत्मा की मुक्ति, यह धार्मिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है। राजनीतिक लक्ष्य समता, स्वतंत्रता है। तो इस आध्यात्मिक लक्ष्य यानी आत्मा की मुक्ति, मन की मुक्ति, और एक राजनीतिक लक्ष्य, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, सामाजिक रूप से बराबरी, राजनीतिक रूप से बराबरी, यह आध्यात्मिक
लक्ष्य और राजनीतिक लक्ष्य एक साथ कैसे साधा जाए, यही तो गांधी की प्राथमिक चिंता है। बाबा साहब भी लगभग इसी तरह की बात करते हैं। उनकी शब्दावली अलग है, उनके मुहावरे अलग हैं और समस्या के पास जाने का रास्ता अलग है, लेकिन पहुंचते एक ही जगह पर है जहां मन और आत्मा की मुक्ति के लिए वे जनता के राजनीतिक विस्तार की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। वहीं गांधी इसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधार की आवश्यकता भी रेखांकित करते हैं और उनकी पूरी राजनीति तो इसी आत्मा की मुक्ति की राजनीति है और स्वराज्य का पूरा कंसेप्ट इसी अर्थ में स्वतंत्रता के कंसेप्ट से भिन्न हो जाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बड़ी बारीकी से रेखांकित करते हैं और यहां पर वे अपने को उस समय के समाजवादियों से थोड़ा विलग करते हैं। वे क्या कहते हैं कि समाजवादी लोग जो यह मानते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसके कार्यकलाप और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से परिबद्ध है और संपत्ति सत्ता का एकमात्र स्रोत है, इससे थोड़ा बाबा साहब अपने को अलग ले जाते हैं। वे कहते हैं कि धर्म सत्ता का भी स्रोत है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी स्रोत है और संपत्ति का भी स्रोत है। इसलिए धर्म के ढांचे को बदलना जरूरी है। देखिए, गांधी भी धर्म के ढांचे को बदलने की जरूरत मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि ये अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत, जातियों के बीच ऊंच नीच का मसला और ब्राह्मण का मेहनताना अलग और भंगी की मजदूरी अलग, यह धर्म और जात के ढांचे के भीतर का मसला है और इसको उसी के भीतर सुलझाना है। गांधी भी इसी बात की वकालत करते हैं कि हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें भंगी को भी वही मेहनताना मिले जो किसी ब्राह्मण को मिले, किसी वकील को मिले या किसी प्रोफेसर को मिले। क्योंकि जीवन भंगी का भी उन्हीं वस्तुओं से संचालित होता है जिन वस्तुओं से किसी प्रोफेसर का, किसी ब्राह्मण का, किसी पूंजीपति का जीवन संचालित होता है। तो काम करने का, काम के आधार पर मेहनताने का जो बंटवारा है, जो असमान बंटवारा है, जो ऊंच नीच का बंटवारा है, वो समाप्त होना चाहिए। और जब यह समाप्त हो जाएगा तो शायद धर्म के भीतर जो सत्ता की संरचना है, वह सत्ता की संरचना भी धीरे धीरे टूट जाएगी और किसी समाज को बने रहने के लिए सभी कामों का होना आवश्यक है। इसलिए कामों का बंटवारा अगर मेहनताने के समानता के साथ हो जाए तो यह जो पदानुक्रम की व्यवस्था है, यह पदानुक्रम की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इस चीज को बाबा साहब भी रेखांकित करते हैं, इस बात को गांधी भी रेखांकित करते हैं, लेकिन शब्दावली दोनों की अलग अलग हो जाती है। बाबा साहब का एक बड़ा जबरदस्त तर्क है। वो तर्क है कि हिंदू जनता है, समाज नहीं। समाज होने के लिए क्या आवश्यक है? बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे,
अकादमिक ढंग से पारंगत और ट्रेंड विद्यार्थी रहे हैं। वे समाज होने के लिए आवश्यक मानते हैं कि समग्र वर्ग की चेतना का होना आवश्यक है। समग्र वर्ग की चेतना, यह जो क्लास कॉन्शियसनेस है, यह जातियों में बटे हुए पारंपरिक पेशे पर आधारित भारतीय समाज को समझने के लिए उस समय शायद एक महत्वपूर्ण कैटेगरी नहीं रह जाती है। औद्योगिक समाज को समझने के लिए वर्ग चेतना की बात शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस समय बाबा साहब 1936 में यह लिख रहे हैं, उस समय भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया की महज शुरुआत सी हुई है। आज भले खेती पर 69-70% लोग ही आश्रित रहे हों, लेकिन उस समय 90% से ज्यादा लोग खेती पर आश्रित थे। पूरा भारत 7 लाख गांवों का भारत था, और गांव में पारंपरिक पेशा ही उनकी आर्थिक गतिविधियों का नियमन करती थी। ऐसे समाज में आप क्लास कॉन्शियसनेस के अभाव में समाज होने की कैटेगरी से उसे बहिष्कृत कर देते हैं, तो शायद उसके साथ एक बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और अन्याय की यह प्रक्रिया उस समाज को समझने के आवश्यक टूल्स आपको पहचानने से रोक देती है। एक और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ समाज है, और जातियों में बटे हुए समाज होने की वजह से उसके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, और जब क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है तो यह समाज नहीं। गांधी इसी के बरक्स कहते हैं कि चूंकि यहां वर्ण और पेशे का एक रिश्ता रहा है, इसलिए समाज का एक कॉन्शियसनेस तो यहां है, लेकिन आधुनिक पश्चिमी समाज के टूल्स के आधार पर जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वह यहाँ के लिए नाकाफी सच लगता है, और तब शायद हम इसके साथ न्याय नहीं कर पाते। जहां तक जातियों में एकात्मता के अभाव की बात है, तो वह शायद दुनिया के किसी समाज में वह एकात्मता नहीं रही। लेकिन उसको जोड़ने का जो साझा सूत्र भारतीय समाज में रहा है, वह साझा सूत्र धर्म और संस्कृति के द्वारा विकसित हुआ है। इसलिए धर्म और संस्कृति के टूल्स के माध्यम से ही उसके समाज बने रहने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। मेरा यहाँ पर यही निवेदन है कि हम भारतीय समाज को पूरी तरीके से एक औद्योगिक समाज की संरचना के आधार पर अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। आज की तारीख में ये बात इसलिए भी समझने की जरूरत है कि धर्म को हम लोग का मतलब जो अपने को प्रगतिशील परंपरा से, समाजवादी परंपरा से जोड़ने वाले लोग हैं, वे धर्म को डिस्कोर्स का विषय मानने से इनकार करते रहे। परिणाम यह हुआ कि धर्म तो लोगों के जीवन से गया नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसे पोंगापंथियों, ऐसे रूढ़िवादियों, ऐसे परंपरावादियों का कब्जा हो गया जो उसके सहारे राजनीति करके आज देश की
सत्ता पर न केवल काबिज हैं, बल्कि समाज में एक भयंकर किस्म का उन्माद पैदा कर दिए। तो एक और तो जहां हम लोग औद्योगिकरण की ओर बढ़े, इस पुस्तक के लिखे जाने के लगभग 90 साल बाद हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। 90 सालों में भारतीय समाज में कृषि का हिस्सा कम हुआ है, जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम हुआ है, गांवों में रहने वाली आबादी कम हुई है, लेकिन उन्माद, जातीय उन्माद, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा बढ़ी है। तो क्या यह क्लास कॉन्शियसनेस का द्योतक है, या लोगों के जीवन को संचालित करने वाले इतने संवेदनशील विषय को, इतने अहम विषय को संबोधित नहीं कर पाने का हमारे बौद्धिक नकारेपन का परिणाम है? इस पर थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। इसलिए हम लोग केवल इस आधार पर कि हमारे यहाँ पश्चिम के जैसा एक क्लास कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम समाज नहीं बन पाए, एक भीड़ बनकर रह गए, जनता बनकर रह गए, मुझे लगता है कि ये समाज के विश्लेषण में यहाँ पर कुछ कमी है, और इस कमी को आज हमें दूसरे ढंग से संबोधित करने की जरूरत है, न कि ऐसे दो प्रतीकों को जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से होते हुए एक राजनीतिक चेतना के संवाहक बन सकते हैं, उनके साझा सूत्रों को तलाशने की बजाय उनके परस्पर विरोधी स्वरों को अगर हम एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करें, तो शायद अपने समय के बौद्धिक जिम्मेदारी से भी हम कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे होंगे। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहूंगा, जहां हम लोग इस चर्चा को ज्यादा उठाएं, जहां बाबा साहब और गांधी के बीच थोड़ी तनातनी होती है। तनातनी इस बात को लेकर होती है कि आखिर वर्ण और जाति के बीच क्या रिश्ता है। गांधी बार बार डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में तो नहीं, लेकिन अपने तई पूरी स्पष्टता से इस बात को नकारते हैं कि अगर हिंदू धर्म को जिंदा रहना है, एक जीवंत धर्म के रूप में बने रहना है, तो ऊंच नीच के पदानुक्रम पर आधारित जाति प्रथा को नष्ट करना होगा, छुआछूत की भावना को सिरे से समाप्त करना होगा, तभी हम हिंदू धर्म में नवजीवन का संचार कर सकते हैं। लेकिन उन पर यह आरोप चस्पा किया जाता है कि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे। गांधी एक सामाजिक संगठन के रूप में एक 2000 साल तक भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने वाले इकाई के रूप में वर्ण व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं, और उसके पक्ष में भी बोलते हुए नजर आते हैं, तो वहां उनके मन मस्तिष्क में साफ है कि वर्ण व्यवस्था का जिस रूप में उद्भव हुआ, उस रूप में वह एक शोषणकारी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार काम करने का मौका मिलता था और हर काम को उतनी ही सामाजिक प्रतिष्ठा और उसके लिए उतना ही आर्थिक देय होता था। इसलिए वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज को लंबे समय तक एकजुट बनाए रखी। लेकिन जिस समय में बाबा साहब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, या खुद गांधी जिस समय में बाबा साहब के साथ इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, उस समय वर्ण व्यवस्था का वह स्वरूप समाज में नहीं रह गया है। इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा, और गांधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसको वे धर्म के ढांचे के भीतर बदलने की बात करते हैं, और बाबा साहब जिस धर्म में वह ढांचा बना हुआ है उस धर्म को नकारने की बात करते हैं। यहां खड़ा होकर एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या किसी भी धर्म के भीतर पूरी तरीके से समतामूलक कोई सामाजिक व्यवस्था का ढांचा है क्या? और अगर नहीं है तो गांधी के अनुसार जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म को सुधारने का जिम्मा भी तो मेरा ही है। फिर यहां मुझे टैगोर याद आते हैं। टैगोर के 3 राजनीतिक उपन्यास को मैंने थोड़ी बारीकी से पढ़ने की कोशिश की है, गोरा, घरे बायरे और 4 अध्याय को। टैगोर के उपन्यास का जो नायक है वो बार बार इस बात को संबोधित करता है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म की, उस राष्ट्र की, उस समाज की बुराइयों के चलते हम उसको गाली दें और परे हटकर हम उसको निकृष्ट घोषित करें, तो हमारे लिए यह गर्व की नहीं, एक लानत की बात है। हमारी जो भी क्षमता है उस क्षमता से हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे, बल्कि 4 अध्याय में एक पात्र टैगोर का कहता है कि महज जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसी वजह से वह देश हमारा है, ऐसा नहीं है। हमको अपने कर्मों से उसे पाना होता है। और घरे बायरे का तो जो प्रोटेगोनिस्ट है उपन्यास का, वह तो खुले रूप में इस बात को स्वीकार करता है कि हमको अपने कर्मों से अपने देश को पाना है। गांधी जिस समाज में पैदा हुए थे, जिस देश में पैदा हुए थे, जिस धर्म में पैदा हुए थे, उस देश, समाज और धर्म के ढांचे के भीतर रहते हुए उसमें व्याप्त असमानता को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। और इसलिए हिंदू धर्म को उन्होंने वैष्णव धर्म के इस व्याख्या से जोड़ा जो हम सभी जानते हैं, वैष्णव धर्म तो तेने कहियत पीर पर आई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा को जानता है वही तो वैष्णव है। यानी मानव समाज के बीच जहां करुणा संबलित रिश्ता बनता है, और करुणा संबलित रिश्ता बनाने का सामर्थ्य जिसके अंदर होता है वही तो वैष्णव है। यानी हिंदू धर्म करुणा संबलित धर्म के रूप में कैसे परिवर्तित हो, गांधी ने अपने पूरे जीवन को इस उद्यम में लगा दिया। पर पीड़ा को समझने का सामर्थ्य कैसे पैदा हो, इसकी साधना उन्होंने की। इसलिए उनके लिए यह
संभव नहीं था कि वे हिंदू धर्म के ढांचे से बाहर होकर चीजों को सोचे और समझे। बाबा साहब को चूंकि हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर भारी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। आज भी दलित समाज को इसके भीतर भारी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अरुंधति जी ने अपने पूरे विश्लेषण में यह दिखाया है कि लोकतंत्र के मौजूदा ढांचे के भीतर भी दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। आज भी वह अत्याचार का सिलसिला थमा नहीं है। इसलिए बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि मैं इस धर्म में पैदा तो जरूर हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। आज बाबा साहब को गुजरे हुए भी 60-65 साल हो चुके हैं। उन्नीस 1935-36 में बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान किया और अंततः 1956 में अपने मरने के वर्ष के 1 साल पहले करीब उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया। एक लंबा 20 साल का समय लगाया उन्होंने यह मंथन करने में, या यूं कहिए तो सवर्ण हिंदुओं को यह मौका देने में कि आप अपने धर्म को किस रूप में परिवर्तित करते हो ताकि दलितों को बराबर का हक और बराबर का सम्मान मिल सके। इसके लिए उन्होंने 20 वर्ष का समय दिया, लेकिन हिंदुओं ने इस बाबत कोई अपने अंदर बदलाव नहीं किया। लेकिन बाबा साहब ने जिस बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया, आखिर उस बौद्ध धर्म के भीतर कितनी करुणा, कितनी परस्पर की वेदना को साझा करने का सामर्थ्य रह गया है। अगर पिछले कुछ दिनों के हिंसक गतिविधियों को हम देखें तो श्रीलंका में बौद्ध सिंहलियों का जो अत्याचार अल्पसंख्यक तमिलों, मुसलमानों के ऊपर हुआ है, जिस तरीके से बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़े समूह तिब्बतियों को शरणार्थी बनकर जीना पड़ा, एक बौद्ध राष्ट्र, एक कम्युनिस्ट बौद्ध राष्ट्र चीन के अत्याचारों से, वैसे में तो सोचना पड़ता है कि बौद्ध धर्म का जो मौजूदा स्वरूप है वह बौद्ध धर्म के बुनियादी संकल्पों से, बुद्ध के बुनियादी संकल्पों के कितना करीब है। हाँ, उसके जिस तरह से हर धर्म के भीतर दोनों रूप होते हैं, अगर हिंदू धर्म के भीतर 20वीं सदी में गांधी जैसा आदमी पैदा होता है, रहता है, तो बौद्ध धर्म के भीतर दलाई लामा जैसे लोग भी, जिनकी नैतिक आध्यात्मिक सत्ता को शायद दुनिया के सभी धर्म वाले समान रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन बाबा साहब की राजनीति से निकले हुए लोग, उनकी राजनीति को अपना राजनीति मानने वाले लोग आज कहां खड़े हैं, यह समझना पड़ेगा। तभी शायद गांधी की उस लड़ाई को भी समझ पाएंगे कि गांधी ने अपनी शहादत देकर भी किस तरह से उस दौर में हिंदू धर्म के भीतर कट्टरपंथियों, रूढ़िवादियों और आजाद राष्ट्र के रूप में जन्म ले रहे भारत राष्ट्र में उनके प्रभाव को कम करने के लिए कैसे अपनी शहादत तक दी। और अगर इस बात को हम इस रूप में समझें कि गांधी ने अपनी शहादत से वैसे तत्वों को कम से कम अगले 50 साल तक भारतीय राजनीति में प्रमुख ताकत बनने देने से रोका, तो शायद गांधी के उस संघर्ष को, उस पीड़ा को हम समझ पाएंगे जो बाबा साहब के साथ उनको जूझने के लिए मजबूर कर रही थी। बाबा साहब भी चातुर्वर्ण के मामले को लेकर बहुत दिलचस्प ढंग से
व्याख्या करते हैं। वे चातुर्वर्ण के बारे में साफ तौर पर कहते हैं कि आर्य समाज का जो यह सामाजिक संगठन का आदर्श है वह आज की तारीख में एक रूढ़ सा बन गया है और सभी जातियां उसमें एक सोपानिक क्रम में आ गई हैं। अगर इस क्रम को तोड़ दिया जाए तो चातुर्वर्ण एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जिस रूप में चातुर्वर्ण जारी है उस रूप में वह एक घिनौनी वस्तु है। और वो कहते हैं कि चूंकि यह आज की तारीख में अव्यवहारिक होने की वजह से आदर्श रूप में स्थापित नहीं की जा सकती, इसलिए इस ओर सोचना बेकार है। लेकिन अंत में जाति व्यवस्था को तोड़ें कैसे, इसको लेकर बाबा साहब कुछ सूत्र प्रस्तावित करते हैं। वे साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक शास्त्रों की सत्ता बनी हुई है तब तक जाति प्रथा जो है वो इस रूप में बनी रहेगी। इसलिए जाति प्रथा को तोड़ना है तो शास्त्रों की सत्ता को तोड़ना होगा। लेकिन चूंकि शास्त्रों की सत्ता को तोड़ना आसान नहीं है, शास्त्रों और वेदों की सत्ता को समाप्त करना आसान नहीं है, इसलिए जाति प्रथा को तोड़ना लगभग असंभव सा है। इसलिए वे हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय करते हैं। यानी अगर जाति व्यवस्था में दलितों का शोषण है, उत्पीड़न है, तो ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग इस शोषण पीड़न को जायज मानते हैं और उचित मानते हैं, और जायज और उचित मानने का यह संबल उन्हें मिलता है, इसके लिए वैधता मिलती है उन्हें शास्त्रों से। तो जब तक शास्त्रों की सत्ता समाप्त नहीं होगी तब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, और जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक दलितों को वह सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज को समाप्त करना पड़ेगा। अंत में वे कहते हैं कि धर्म का जो एक दूसरा पहलू है, यह तो धर्म का एक व्यवहारिक पहलू है, सामाजिक पहलू है जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, लेकिन धर्म का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। और आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में धर्म का चरित्र सार्वभौमिक होता है, जो सारी प्रजातियों और सारे देशों पर हर काल में समान रूप से लागू होता है। यही बात तो गांधी भी कहते हैं कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण काम आध्यात्मिक उन्नयन की ओर आगे बढ़ाना है, और जिस धर्म में आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है उस धर्म को समाप्त होना ही है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नयन कैसे होगा, यह एक बड़ा मौजूद सवाल है। गांधी से एक अमेरिकी पत्रकार इस बाबत सवाल करता है कि आपकी जो राजनीति है, आप हिंदू धर्म के भीतर रहकर जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आध्यात्मिक उन्नयन के लिए क्या अवसर है, आध्यात्मिक उन्नति इसमें क्या हो सकती है? तो देखिए, गांधी इस बात को लेकर काफी सचेत है। गांधी कहते हैं कि केवल हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवसर हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हर धर्म के अंदर आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है।
लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए धार्मिक संरचना के साथ साथ उसके लिए एक आवश्यक सामाजिक और आर्थिक संरचना का भी होना आवश्यक है। और गांधी यहां बहुत मजबूती से एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि औद्योगिकरण पर आधारित इस पश्चिमी सभ्यता में, शहरीकरण पर आधारित इस पश्चिमी सभ्यता में आध्यात्मिक उन्नति के अवसर नहीं। गांव, खेती और पारंपरिक उद्योगों पर आधारित सभ्यता में ही वह अवकाश है जहां आध्यात्मिक उन्नयन संभव है। देखिए, गांधी अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस बाबत बहुत सचेष्ट भी हैं और बहुत सतर्क भी हैं। यह अकारण नहीं है कि गांधी हमेशा अपने आंदोलन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने आंदोलन का केंद्र बनाने के लिए एक ऐसे आश्रम की स्थापना करते हैं जो उनकी निगाह में आदर्श ग्रामीण व्यवस्था हो। गांधी जब गांवों का पक्ष लेते हैं तो आज जिस समय में वे रह रहे थे या जो आज के भारत के गांव हैं वे तो और ज्यादा सड़ गए हैं। उस गांव को वे जिस वैकल्पिक सभ्यता की बात करते थे उस वैकल्पिक सभ्यता का आधार उस तरह के गांव को वो नहीं मानते थे, बल्कि किस तरह का गांव होना चाहिए इसके लिए उन्होंने एक आदर्श आश्रम की स्थापना करने की कोशिश हमेशा की। लेकिन उसके मार्फत केवल ये नहीं है कि ये भारत के आदर्श गांव होंगे, ये आश्रम उन गांवों के आदर्श गांवों के प्रतिरूप होंगे, बल्कि गांधी बार बार एक बात को महसूस करते हैं कि पश्चिम ने राजनीति को जो केवल सत्ता समीकरण का खेल बना दिया है उसको जनता की सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन का जरिया बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका एक वैकल्पिक रास्ता भी वे हमेशा तलाशते हैं और हमेशा उसका प्रयोग करते हैं। आश्रम गांधी के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी एक आवश्यक संस्था रही। और यह कहना न होगा कि गांधी ने अपने आध्यात्मिक उन्नयन को राजनीति के उस दलदल में रहते हुए भी संभव बनाए रखा। अगर गांधी आप्त पुरुष के रूप में अपनी छवि बना पाए या आज भी बनाए हुए हैं तो राजनीति के भीतर रहते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नयन को संभव बनाने की साधना की वजह से ही ऐसा कर पाए। इस बात को अरुंधति जी जैसे बुद्धिजीवी समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए आध्यात्मिक उन्नयन कोई महत्व की वस्तु नहीं है। अगर वह महत्व की वस्तु नहीं है तो उसका परिणाम यह है कि आज की राजनीति सत्ता केंद्रित होने की वजह से कितनी जनता विमुख हो चुकी है शायद कहने की जरूरत नहीं है। इस महामारी के दौर में तो यह चीज बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि हमारी राजनीति आध्यात्मिकता विहीन होगी तो वह किस तरह से नपुंसक और बांझ हो जाएगी। आज का दौर इसका बड़ा साक्षी है। तो अगर धर्म को आध्यात्मिक उन्नयन का रास्ता बनाए रखना है तो यह हर धर्म में हर समय में संभव है। इस बात को बाबा साहब भी स्वीकार करते हैं और इस बात को गांधी भी स्वीकार करते हैं। न केवल गांधी स्वीकार करते हैं बल्कि अपने पूरे जीवन में इसको बरतने की कोशिश करते हैं। अंत में जरा देखें कि बाबा साहब जिस धर्म को छोड़ने की बात करते हैं
उस धर्म में भी सुधार के जो मूलभूत मुद्दे बताते हैं वे क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की एक मानक पुस्तक हो, पुरोहिताई जन्मना नहीं, राज्य द्वारा परीक्षा लेकर बनाई जाए और उस परीक्षा में जो पास हो उन्हीं को पुजारी बनाया जाए। बिना सनद के पुजारी का काम करने वालों के लिए सजा का प्रावधान तय हो। पुजारी सरकारी नौकर की तरह हो और पुजारियों की संख्या को कानून के द्वारा सीमित किया जाए। यानी पुरोहिताई की संस्था को एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल ढालकर एक प्रजातांत्रिक स्वरूप दे दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होगा तब वह हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अपने को ढाल पाएगा। देखिए, बाबा साहब के इस तर्क के, बाबा साहब की इस पुस्तिका के प्रकाशन के पश्चात इस पर गांधी ने 3 प्रतिक्रियाएं दी। 3 किस्तों में हरिजन में 11 जुलाई 18 जुलाई के हरिजन में उन्होंने छापा और न केवल इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि आप अगर पूरे 36 के उत्तरार्ध को देखें तो लगभग हर समय गांधी किसी न किसी रूप में बाबा साहब के इन तर्कों के साथ जूझते नजर आते हैं। गांधी की जो कुछ गांधी के यूं कहें कि कुछ जो जवाब है गांधी का, उसमें एक बात यह भी है कि जैसे उन पर अरुंधति जब अपने तर्क में कहती हैं कि भाई गांधी हिंदू धर्म को, जैसे हिंदू धर्म में के अंदर कोई एक मानक पुस्तक नहीं है, बाबा साहब जैसा तर्क दे रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म को एक सेमेटिक रिलीजन बना दिया जाए? गांधी शायद हिंदू धर्म की बहुलता को ही उसकी विशिष्टता मानते हैं, इसलिए वे कुरान या बाइबल की तरह कोई एक पुस्तक हिंदू धर्म के लिए नहीं मानना चाहते, उसके लिए प्रस्तावित नहीं करना चाहते। वे उसकी जगह पे वे कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म की अपनी विशिष्टता होगी तो क्या होगी, और उस संदर्भ में उन पर यह आरोप चस्पा किया जाता है कि वे कहते हैं कि वर्ण ही वह कैटेगरी होगी जिससे हिंदू धर्म की अपनी पहचान होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म को तो पूरे जीवन भर गांधी ने अपने तय व्याख्यायित ही किया और बार बार उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मैं जिस वजह से एक बेहतर हिंदू हूं, उसी वजह से मैं एक बेहतर मुसलमान भी हूं, उसी वजह से मैं एक बेहतर ईसाई भी हूं, और वह है आस्तिकता। गांधी के लिए आस्तिकता का क्या मतलब है? गांधी के लिए आस्तिकता का मतलब है कि इस भौतिक देह की सत्ता की जो एक सीमा है, उस सीमा को स्वीकार करना, और अगर असीमित है तो वह है हमारी आध्यात्मिक आकांक्षा, वह है हमारा मानसिक उन्नयन,
वह है हमारे मन की उड़ान। तो मन की उड़ान को इस भौतिक शरीर की सीमा के भीतर नहीं सीमित करें, और आस्तिकता उसी आध्यात्मिक उन्नयन, आध्यात्मिक उड़ान का अगर कोई प्रतीक है तो वो ईश्वर है। उसके प्रति सच्ची श्रद्धा, उसके प्रति सच्चा समर्पण, यहीं से आस्तिकता पैदा होती है। तो गांधी के लिए हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या बुद्ध धर्म या ईसाई धर्म में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। उनका महज इतना सा तर्क है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म की विशिष्टताओं को देखते हुए क्या हम उसमें इस बात को आजमा सकते हैं कि उसमें हमारे आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अवसर है या नहीं। अगर आध्यात्मिक उन्नयन के लिए हमारे पास अवसर है तो हमें अपने धर्म को बदलने की क्यों जरूरत है? हम इसके भीतर उस चीज को संभव बनाने की कोशिश क्यों न करें? यह गांधी की एक पीड़ा रही और गांधी ने इस तई अपने को साधा है। अब मैं 2-3 बात इस संदर्भ में और करूंगा, और मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है, तो इस बात को थोड़ा और आगे ले जाने की इच्छा तो है मेरी, लेकिन आज मैं इसको और ज्यादा विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा। केवल एक संकेत करूंगा कि 2-3 मुद्दे और हैं जिस पर हम लोग फिर किसी दूसरे संदर्भ में, दूसरे प्रसंग में बात करेंगे। अरुंधति जो तर्क देती हैं उसमें भक्ति आंदोलन का जिक्र करती हैं, और मुझे अच्छा लगा कि वे भक्ति आंदोलन के बेगमपुरा का जिक्र कर रही हैं। एक ऐसा लोग जहां किसी तरह की कोई वेदना न रहे, पीड़ा न रहे। लेकिन अब यहां अगर खड़े होकर हम एक सवाल करें कि आधुनिक भारत में भक्ति आंदोलन का यह वारिस कौन है, गांधी या अंबेडकर, तो अपने इसी जाति उन्मूलन वाले मामले में ही डॉक्टर अंबेडकर सिरे से भक्ति आंदोलन को खारिज करते हैं, और कहना ना होगा गांधी अपने पूरे आंदोलन के लिए जहां से प्रेरणा लेते हैं वो भक्ति आंदोलन। इसलिए बेगमपुरा की परंपरा के आधुनिक भारत में अगर सबसे बड़े वाहक हैं तो गांधी है। इसलिए अगर बौद्धिक फैशन के तहत गांधी पर आरोप लगाना है तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर जांच परख कर करना है तो दूसरा मुद्दा है। अरुंधति अपनी इस पुस्तक में स्वानुभूति और सहानुभूति के मामले को बड़े तर्क के साथ खड़ा करती हैं, और वो कहती हैं कि ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, ये सब निग्रो के मामले पर उनके साथ सहानुभूति रखने लायक बौद्धिक सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं, गांधी नहीं कर पाते। और दूसरी ओर गांधी पर यह आरोप चस्पा किया जाता है कि गांधी भले ही चीख चीख कर कहें कि मैं जन्मना भले अस्पृश्य हूं, लेकिन मैंने अस्पृश्य होने का खुद का चयन किया है, चुनाव किया है, तो उन पर ही कहा जाता है कि वे एक दलित की पीड़ा नहीं समझ सकते। तो खुद क्या लिखती हैं अरुंधति, वो लिखती हैं कि एक सवर्ण बनिया यह कैसे दावा कर सकता था कि वही 4.5 करोड़ भारतीय अछूतों का असली प्रतिनिधि है, अगर उसे यकीन न हो कि वह वास्तव में महात्मा है। देखिए, गांधी ने 4.5 करोड़ भारतीय अछूतों के असली प्रतिनिधि होने के दावे को पुष्ट किया अपनी हरियाणा यात्रा के दौरान।
जब एक एक लाख लोग उनकी सभाओं में आए, लेकिन महात्मा होने का जो आरोप चस्पा करके अरुंधति गांधी को डिमीन करने की कोशिश करती हैं, वह शायद उन दलित जनता की भावनाओं का अपमान कर रही हैं, जो गांधी के आंदोलन के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ रहा था। अपने ही दो विरोधी तर्कों को लेकर अरुंधति गांधी के ऊपर हमला करती है। हमला करने की रौ में कई जगह वे हास्यास्पद हो जाती है। वे टैगोर की तरह ही फिर वो एक तर्क कहती हैं कि करोड़ों लोगों की राजनीतिक कल्पना शक्ति को गांधी ने कमजोर कर दिया। क्या कल्पना शक्ति राजनीतिक आंदोलन में भागीदार हुए बगैर किसी के अंदर पैदा होती है? अगर गांधी ने सबसे बड़ा काम किया, मैं इस बात को बखूबी महसूस करता हूं एक चंपारण वासी होने के नाते, कि गांधी ने कैसे चंपारण के अंदर, जहां के लोग अंग्रेजों से इतने अधिक भयभीत रहते थे, वहां पर कैसे चंपारण वासियों को निडर बना दिया, उनकी कल्पना शक्ति को पर लगा दिए। तो गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलनों को व्यापक बनाकर उसमें दलितों की, स्त्रियों की, विद्यार्थियों की, किसानों की, आदिवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करके उनके अरमानों को पंख दिया, उनकी कल्पना को उड़ान दिया। परिणाम आज सामने है कि उत्तर भारत की पूरी राजनीति पिछले 25-30 वर्षों से दलित और पिछड़ों के हाथों में रही है। अगर इस परिवर्तन को आप गांधी की राजनीति से काट कर देखना चाहेंगे तो शायद आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अब यहां दिक्कत इस बिंदु पर खड़ा होती है कि बुनियादी इनकलाब का मतलब क्या? पश्चिम के द्वारा गढ़ा गया क्रांति का वह शास्त्र जो गांधी के सामने बिखर जाता है। गांधी के संयम, दृढ़ प्रतिज्ञा, निश्चय और आत्म बलिदान की भावना के सामने क्रांति की पश्चिमी परिभाषा कहीं टिकती नहीं, खासकर जहां व्यापक जन भागीदारी का सवाल हो। तो पश्चिम के मुहावरे में सोचने का अभ्यस्त मस्तिष्क इस बात को नहीं समझ पाता। नहीं समझ पाने का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? आज हम किस समय में गांधी अंबेडकर के विवाद को इस रूप में खड़ा कर रहे हैं? उस समय में जब वैश्विक आवारा पूंजी हमारे घर और चौखट तक पहुंच चुकी है, हमारे परिवार को विघटित कर रही है, राष्ट्र को विघटित कर रही है और ज्ञात इतिहास में सबसे असमान समाज का निर्माण कर रही है, और उसने अस्मितागत राजनीति के साथ एक गठजोड़ कायम कर लिया है, जिससे दुनिया भर में दक्षिण पंथ की राजनीति अपने सबसे ज्यादा उठान पर है। उस समय में अगर सामाजिक आंदोलन के इन दो प्रतीकों को हम एक दूसरे के आमने सामने भिड़ाते हैं तो उससे शायद बुनियादी इनकलाब का जो एक भारतीय स्वरूप विकसित हो सकता था, जिसे दुनिया कुछ सीख सकती थी, उसकी गर्भ में ही हत्या कर रहे हैं। मैं यह वीडियो मुख्यतः इस सवाल को संबोधित करते हुए ही बनाने का निर्णय किया। मैंने अपनी बात इसी के मुतालिक रखी है और अंत में एक बात का जिक्र कर अपनी बात समाप्त करूंगा, वो ये कि ये ध्यान रखना चाहिए कि गांधी के उस अनशन के समय जिसमें पूना पैक्ट हुआ, उसमें बाबा साहब 22 सितंबर को गांधी से मिले थे
और उस समय उन्होंने यह जरूर कहा था कि अगर आप हम लोगों के साथ होते तो हमारे सबसे बड़े नायक होते। लेकिन गांधी के लिए उस समय का बड़ा सवाल साम्राज्यवाद से मुक्ति थी। लेकिन साम्राज्यवाद से वह मुक्ति, वह आजादी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती थी जब तक एक भी गरीब, एक भी अछूत उसका स्वाद चखने लायक अपने को न समझे। इसलिए गांधी लास्ट में कहते हैं कि अपने अंतिम दिनों के प्रवचन में वे कहते हैं कि अगर भारतीय समाज का हर तबका अपना ही ख्याल रखने लगे तो हिंदुस्तान के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए गांधी को जितना दलितों के बारे में सोचना था उतना हिंदुस्तान के बारे में भी सोचना था। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते थे, एक दूसरे के विरोधी नहीं। और गांधी ने उसके बाद जो भी किया, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाने का ही प्रयास किया। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं बनते और आजाद भारत में कानून मंत्री नहीं बनते। गांधी ने यह सुनिश्चित कराया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और उस भारत राष्ट्र के संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उनके मन में भारतीय राष्ट्र में दलितों के लिए किस तरह के अवसर चाहिए, किस तरह के विधान चाहिए, इस विधान को बनाने का वो जिम्मा खुद अपने कंधों पर लें। इसे सुनिश्चित कर गांधी ने वह जमीन बनाई जिस जमीन पर गांधी और अंबेडकर के सहकार के माध्यम से कोई भावी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, कोई बुनियादी इनकलाब संभव हो सकता है। अन्यथा शायद हम आवारा पूंजी और दक्षिण पंथ के गठजोड़ के तले पिसकर मर जाएंगे। हम लोग एक नया इनकलाब नहीं बना पाएंगे। यह बात हम लोगों को आज की तारीख में, आज की चुनौतियों के मद्देनजर ज्यादा संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे विस्तार के साथ ऐतिहासिक संदर्भों को बताते हुए आपने अपनी बात कही। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि देशज के दर्शक और श्रोता आपके विचारोत्तेजक व्याख्यान के साथ भी वाद विवाद और संवाद का रिश्ता अपनाएंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। आपने गांधी और अंबेडकर के बीच के द्वैत को या उनको जोड़ने वाले तंतुओं को बताया और साथ में आज की चुनौतियों के संदर्भ में उनको कैसे देखा समझा जाना चाहिए, इसकी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रमोद कुमार। शुक्रिया। धन्यवाद।